नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश मिर्दा उज्जवल क्लासेज नागौर से आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में मंदिर टॉपिक पढ़ रहे थे। मंदिरों में हमने गजानन जी के मंदिर पढ़े थे, उसके बाद में हमने जैन मंदिर पढ़े थे। सारे मंदिर होने के बाद में मैं एक बार मोटे मोटे तौर पे आपको रिवीजन वापस करवा दूंगा, हमने कौन से मंदिर पढ़ लिए। इसी जैन मंदिरों की श्रृंखला के अंदर मैं आता हूं टॉपिक में, और हम पढ़ेंगे अभी नाकोड़ा का जैन मंदिर। तो जुड़ने का प्रयास करें दोस्तों। हम अभी जो मंदिर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नाकोड़ा जैन मंदिर। नाकोड़ा जैन मंदिर। दोस्तों मैं बात करता हूं, ये जो नाकोड़ा जैन मंदिर है ये कौन से स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये नाकोड़ा का जैन मंदिर नाकोड़ा नामक एक जगह है। सर ये कहाँ है, तो अभी हम बात कर लेते हैं। नाकोड़ा जो जगह है ये पड़ती है भैया बालोतरा में। बाड़मेर से एक नया जिला बन गया, आपको पता होगा, बालोतरा। बालोतरा के अंदर जगह है नाकोड़ा। अब मैं बात करूंगा ये जो नाकोड़ा है इसके प्राचीन नाम या इसको और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेवा नगर। मेवा नगर। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वीरमपुरी। वीरमपुरी। मेवा नगर और वीरमपुरी, ये अगर कभी नाम पूछ ले आपसे तो ये किसके नाम है, नाकोड़ा के। ये जो नाकोड़ा का जैन मंदिर है इसमें मूर्तियां किसकी किसकी मूर्तियां हैं, तो आप जानते हो दोस्तों। एक तो जैनों के 23वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है पार्श्वनाथ। तो एक मूर्ति तो है इसमें भैया पार्श्वनाथ जी की। और किसकी मूर्ति है, तो आपको पता होना चाहिए। एक मूर्ति है दोस्तों भैरव मूर्ति। भैरव मूर्ति। तो एक तो है भैया पार्श्वनाथ की मूर्ति और एक है नाकोड़ा भैरव मूर्ति। तो ये जो भैरव मूर्ति है आपको पता होना चाहिए, ये जो भैरव मूर्ति है, पहली चीज ये भैरव कौन है, तो आपको पता होना चाहिए पार्श्वनाथ के अधिष्ठ नायक देव। पार्श्वनाथ जी के अधिष्ठ नायक देव। जी के अधिष्ठ नायक देव। अधिष्ठ नायक देव यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इनके गुरु हैं, अधिष्ठ नायक देव हैं। और मैं बात करूं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं अपन। ये जो भैरव मूर्ति है पार्श्वनाथ जी के इस जैन मंदिर में, तो आपको पता होना चाहिए ये जो भैरव मूर्ति है यानी कि नाकोड़ा के भैरव हैं, इनके अन्य नाम क्या है, इनको और क्या कहते हैं, इन भैरव जी को और क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन्हें कहते हैं जागती जोत। जागती जोत। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हाथ का हुजूर। हाथ का हुजूर। ये थोड़ा सा याद रखना दोस्तों, कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं, राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे जागती जोत और हाथ का हुजूर कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हम अभी जो मंदिर पढ़ रहे हैं उस मंदिर का नाम क्या है, नाकोड़ा का जैन मंदिर। इसी नाकोड़ा के जैन मंदिर को क्या कहते हैं, जागती जोत हाथ का हुजूर। सर इसे जागती जोत क्यों कहते हैं, इसे हाथ का हुजूर क्यों कहते हैं, मैं क्लास में कहता रहता हूं। इसे जागती जोत इसलिए कहते हैं, आप कोई भी उम्मीद लेके यहां जाते हैं वो आपकी उम्मीद 100% पूरी हो जाती है। मैं क्लास में बच्चों को हंसता रहता हूं, मैं कहता हूं कोई रांडे भंडे जिनका रिश्ता नहीं हो रखा, आप सच्चे मन से यहां जाइए, उम्मीद लेके जाइए, आपके लिए बिल्कुल एकदम ये हुजूर हाजिर है। जैसे ही जाके माथा टेकेंगे तो आप पे कृपा दृष्टि बन जाएगी। घर नहीं पहुंचेंगे उससे पहले आपके घर में कोई ना कोई मेहमान आए हुए आपको मिल जाएंगे। मजाक में कह रहा हूँ, वो सच में नहीं, ऐसे नहीं हो तुम लाइन लगा दो, ध्यान कर ले, तुम ये सोच रहे होंगे कि तुम्हारे पीछे लाइन लग जाए वापिस मेहमानों की। खैर जो भी हो, दिमाग में रखें आशा अमरधन है, आशा रखना, ढंग से पढ़ाई करना, अगर टाइम पे नौकरी लग जाएगी तो टाइम पे छोकरी भी मिल जाएगी। खैर मैं आता हूँ वापिस, हम पढ़ रहे हैं नाकोड़ा का जैन मंदिर। और ये जो नाकोड़ा का जैन मंदिर है इसमें दोस्तों मेला कब भरता है, मूर्तियां तो हमने देख ली, दो मूर्तियां, लेकिन यहां मेला कब भरता है, तो यहां पे मेला भरता है भैया पौष शुक्ल दशमी। पौष शुक्ल दशमी। पौष का महीना है जिसे हम मारवाड़ी में कहते हैं पो पो, और चानना पखवाड़ा है। मैं हमेशा कहता रहता हूं जब भी बात आती है, कोई भी महीना होता है विक्रम संवत के अनुसार, तो उसके दो पक्ष होते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है जो एकम से लेके अमावस्या तक होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है जो एकम से लेके पूर्णिमा तक होता है। तो पौष महीने की चानने पखवाड़े की दसम, जो कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या आती है, पार्श्वनाथ जयंती।
ये जो पौष शुक्ल दशम है, ये है भैया पार्श्वनाथ जयंती। इस दिन आती है पार्श्वनाथ जयंती। तो आपसे कभी पूछ ले पार्श्वनाथ जयंती कब आती है, तो दिमाग में रखना दोस्तों पौष शुक्ल दशम को, और पौष शुक्ल दशम को ही नाकोड़ा जैन मंदिर में विशाल मेले का आयोजन होता है। अब पॉज की बात आ गई इसलिए मैं जुड़ी हुई बात करूंगा। हालांकि आपको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो इसका तो आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब आगे की जुड़ी हुई बात करता हूं, वापस देखने का प्रयास करें। दोस्तों पॉज की बात आ गई इसीलिए मेरे से अब रहा नहीं जाएगा और मैं हल्की सी बात कर लेता हूं आपसे, थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करना। थोड़ा सा देखें, इधर देखें दोस्तों, थोड़ा सा जुड़ना। पौष का महीना है, आपको पता होना चाहिए। जैसे पौष अमावस्या, पौष माह की जो अमावस्या आती है, पौष अमावस्या, उस दिन कौन सा मेला भरता है? पौष अमावस्या को मेला। तो मैं बात करने वाला हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करें। ये जो पौष अमावस्या है, इस दिन जो मेला भरता है, हम उसी की बात कर लेते हैं। पौष अमावस्या को मेला, तो दिमाग में रखना दोस्तों, इस दिन मेला भरता है सुइया मेला। सुइया मेला, पौष आ गया इसलिए मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, सुइया मेला। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ये जो सुइया मेला है ये दोस्तों कहां भरता है, तो मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। पौष अमावस्या को मेला कौन सा भर रहा है, तो सुइया मेला। और ये जो सुइया मेला है, ये सुइया मेला कहां भर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। सुइया मेला जो भरता है वो भरता है भैया चौहटन गांव। चौहटन गांव, चौहटन गांव, ये चौहटन गांव बाड़मेर में पड़ता है। और चौहटन गांव किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है भैया गोंद उत्पादन हेतु। गोंद उत्पादन हेतु, दिमाग में रखें, पढ़ने वाले विशेष ध्यान देना। अच्छी किस्म का जो गोंद मिलता है वो चौहटन गांव में मिलता है, और चौहटन गांव गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे है दोस्तों सुइया मेला। और सुइया मेला जो है, इसे दोस्तों किसकी मान्यता प्राप्त है, तो आपको पता होना चाहिए। इसे अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है। अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त है। मैं आगे चर्चा करूंगा, त्योहार में मेले आएंगे उस टाइम हम इसकी पूरी और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैंने इतना ही कहा, तुम्हें याद करवाने के लिए बता दूं दोस्तों, ज्यादातर आप देखना करना, जब गाय भैंस दूध नहीं देती है तो उसके ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे गाय भैंस सुन्न हो जाती है और दोस्तों उसका दूध निकाल लिया जाता है। तो याद करने के लिए कह रहा हूं, कनेक्ट करवा रहा हूं, थोड़ा सा देखना। जैसे ही आप भैंस के या गाय के सुइयां लगाओगे वो पल्स जाएगी, पल्स जाएगी, पल्स जाएगी, और आप उसका दूध निकालोगे। जैसे ही उसके सुइयां लगाओगे वो पल्स जाएगी, पल्स जाएगी। और सुई कब लगाओगे? अंधेरे में, एकदम अंधेरी रात कौन सी होती है? अमावस्या की। तो पौष अमावस्या, पौष अमावस्या, पौष अमावस्या। और पौष अमावस्या को कौन सा मेला भरता है? सुइया मेला। और उस भैंस का वो 4 टन जबरदस्ती दूध निकाल लेगी। सुइयां लगा के अमावस्या की रात को, अंधेरी रात को, उस भैंस के सुइयां लगा के वो 4 टन क्या निकाल लेगी? दूध। भैंस दूध नहीं देना चाहती फिर भी वो 4 टन क्या निकाल लेगी? दूध। याद करवाने के लिए कह रहा हूं, कनेक्ट बैठा रहा हूं, और कुछ नहीं है। सुइयां भर के, और दोस्तों जैसे ही सुई लगाओगे भैंस पहुंच जाएगी और फिर उसका वो 4 टन क्या निकाल लेगी? दूध। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, पौष अमावस्या को सुइया मेला भरता है। कहां भरता है? चौहटन गांव में। और चौहटन गांव किस लिए प्रसिद्ध है? गोंद उत्पादन के लिए। और 4 साल में एक बार यह मेला भरता है, इसी कारण इसे अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है। ये मैंने कुछ एक एक्स्ट्रा बात बता दी, हल्का सा देखना चाहना। हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो हम ये पढ़ रहे हैं जैन मंदिरों के अंदर 5-7 जो भी क्रम मुझे अभी याद नहीं है, देख लेना आप कौन से नंबर का है। और हम पढ़ रहे हैं नाकोड़ा का जैन मंदिर। कहां पे है दोस्तों? नाकोड़ा। और नाकोड़ा जगह कहां है? बालोतरा। नाकोड़ा के प्राचीन नाम क्या है? मेवानगर। और नाम क्या है? वीरमपुरी। इसमें मूर्तियां किसकी है? 2 मूर्तियां हैं, 2 छोटे छोटे मंदिर है। एक तो है पार्श्वनाथ की और एक किसकी है? नाकोड़ा भैरव की मूर्ति। नाकोड़ा भैरव की मूर्ति। ये जो नाकोड़ा भैरव है ये कौन है? पार्श्वनाथ के अधिष्ठ नायक देव यानी कि इनके गुरु हैं। और ये जो भैरव प्रतिमा है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जागती जोत, हाथ का हुजूर। तो आपसे प्रश्न पूछ ले, राजस्थान का वह मंदिर जिसे जागती जोत और हाथ का हुजूर कहते हैं, तो वो कौन सा मंदिर हो जाएगा? नाकोड़ा का जैन मंदिर। यहाँ पे मेला कब भरेगा? पौष शुक्ल दशमी को, पौष माह की चांदने पखवाड़े की दशम को। और अब मेरा आपसे सवाल है, ये जो पौष शुक्ल दशम है ये तो है पार्श्वनाथ जयंती। मेरा सवाल ये है, महावीर जयंती कब आती है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो हमने अभी जैन मंदिर पढ़ रहे हैं, इसमें हमने एक जैन मंदिर और कंप्लीट कर लिया, वो है दोस्तों नाकोड़ा का जैन मंदिर।
अब मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं और आप भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। हम जो नाकोड़ा का जैन मंदिर पढ़ लिया, तो इसके बाद में हम जैन मंदिरों में और एक जैन मंदिर लेते हैं, और वो है दोस्तों श्री महावीर जी का जैन मंदिर। श्री महावीर जी का जैन मंदिर, श्री महावीर जी का जैन मंदिर बात करूंगा मैं दोस्तों। श्री महावीर जी का जैन मंदिर, हल्का सा जोड़ना दोस्तों। ये श्री महावीर जी कौन है, तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, जैनों के जो 24वें तीर्थंकर है। मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, श्री महावीर जी कौन है, तो आप जानते हो दोस्तों श्री महावीर जी कौन है, तो आप बता सकते हो दोस्तों, जैनों के 24वें तीर्थंकर, जैनों के 24वें तीर्थंकर। जैन समुदाय के अंदर टोटल 24 महापुरुष हुए थे, और उन्हें क्या कहते हैं, तीर्थंकर। तो ये जैनों के 24वें तीर्थंकर है। और कौन है, तो एक बात कर लूं, जैन समुदाय के वास्तविक संस्थापक, जैन समुदाय के वास्तविक संस्थापक, ये रोज बात कर रहा हूं मैं, हो जैन समुदाय के वास्तविक संस्थापक। तो आपको पता होना चाहिए जैन समुदाय के वास्तविक संस्थापक तो कौन है, श्री महावीर जी। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए जैन समुदाय के संस्थापक कौन है। आप बता सकते हो दोस्तों, जैन समुदाय के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, ऋषभ देव या आदिनाथ। हम बात कर रहे हैं श्री महावीर जी के जैन मंदिर की, कौन है ये हमने देखा। फिर हम बात करते हैं श्री महावीर जी का जो मंदिर है वो दोस्तों कौन से स्थान पर है। तो आपको पता होना चाहिए श्री महावीर जी का जो मंदिर है वो है दोस्तों श्री महावीर जी, श्री महावीर जी नामक स्थान पर। सर ऐसे कैसे, अभी मैं बात करता हूं। ये श्री महावीर जी जगह कहां है दोस्तों, ये जगह पड़ती है करौली में। हल्की सी बात करता हूं, ये जो श्री महावीर जी नामक स्थान है, इसका प्राचीन नाम क्या था, पहले नाम क्या था। तो आपको दिमाग में रखना है दोस्तों, श्री महावीर जी का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम था चांदन गांव। चांदन गांव दोस्तों, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। जैसे मैं एक हल्की सी बात करूं, आरएस के पेपर में प्री के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है, नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था, और नाथ द्वारा का प्राचीन नाम था सिंहाड़ गांव। जब आगे हम पढ़ेंगे श्रीनाथ जी का मंदिर, उस टाइम में जरूर लिखाऊंगा आपको। अभी इतना ही सोचें, जब नाथ द्वारा का प्राचीन नाम पूछा जा सकता है, तो श्री महावीर जी जिस जगह को आजकल हम कहते हैं उसका प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है। श्री महावीर जी इसलिए कहने लगे क्योंकि यहाँ पे मंदिर किसका है, श्री महावीर जी का। इसी कारण इस जगह का नाम क्या दे दिया, श्री महावीर जी, जबकि इसका पुराना नाम क्या था, चांदन गांव। वही बात, क्या करूं वो लेडी, मैं हूं आदत से मजबूर। तो जब चांदन गांव आ ही गया तो मैं यही नोट में कुछ बात कर लेता हूं। आपसे अगर प्रश्न पूछ ले दोस्तों, चांदन नलकूप, चांदन नलकूप, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना। आगे राजस्थान के भूगोल में आप कहीं पढ़ते हैं, चांदन नलकूप कौन से स्थान पर है, तो आप बता सकते हो दोस्तों, चांदन नलकूप है जैसलमेर के अंदर एक गांव है, जैसलमेर में ही गांव है चांदन, और वहीं पे ध्यान कर ले दोस्तों, चांदन नलकूप है। नलकूप मतलब ट्यूबवेल। ये जो चांदन नलकूप है, मैं इसी की कुछ बात कर लेता हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करना दोस्तों। ये जो चांदन नलकूप है, हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इस चांदन नलकूप का अन्य नाम क्या है, चांदन नलकूप को और क्या कहते हैं। तो चांदन नलकूप को कहते हैं दोस्तों थार में मीठे पानी का घड़ा, थार में मीठे पानी का घड़ा। याद रखना दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी में आप पढ़ते हुए, थार में मीठे पानी का घड़ा। तो थार में मीठे पानी का घड़ा किसे कहते हैं, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, चांदन नलकूप। सर ऐसा क्या कारण है, थार तो आप जानते हो दोस्तों, जो थार का मरुस्थल है वहां तो मीठा पानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 33 महासागर का अवशेष है, और 33 महासागर का अवशेष है, इसका मतलब तो वहां पानी कैसा होना चाहिए, खारा। फिर ये मीठा पानी कैसे आ गया, तो इसके पीछे भी मैं एक रीजन बता दूं। आप जानते हो दोस्तों, हल्की सी मैं यूं ही बात कर लेता हूं, ये जो हमारी पृथ्वी है, जो जैसलमेर वाली जगह, मैं वहां की बात करता हूं, वहां इस पृथ्वी के नीचे ये जो चांदन वाली जगह है, यहाँ पे दोस्तों एक चूने की परत आ जाती है, और ये नीचे चूने, धरती के में नीचे चूने की परत है। जब ऊपर से इंद्र भगवान बरसेंगे, तो बरसते ही ये पानी कहां जाएगा, इस धरती के नीचे जाएगा। आप समझ सकते हो आराम से, जब यहाँ पानी जाएगा, लेकिन नीचे जब चूने की परत आ जाएगी तो पानी जा नहीं पाएगा। अब मुझे बताओ, इस जगह पर अगर बोरवेल कराएंगे तो ये पानी कौन सा गया है, बरसात का, और बरसात का पानी जाने की वजह से यहाँ नीचे पानी कौन सा रहेगा, मीठा पानी। तो सबसे पहले यहाँ चांदन गांव में जब नलकूप बनाए, जब ट्यूबवेल खुदवाई, तो इसमें पानी कैसा निकला, मीठा। इसीलिए इस चांदन गांव को क्या कहते हैं, थार में मीठे पानी का घड़ा।
देखो भैया, चांदन गांव श्री महावीर जी जो जगह है करौली में, उसका नाम भी है। और एक चांदन गांव जैसलमेर में पड़ता है, वहां नलकूप खुदाए गए, ट्यूबवेल खुदवाई गई, बोरवेल करवाया गया, जिसमें मीठा पानी निकला। इसीलिए चांदन नलकूप को क्या कहते हैं दोस्तों? थार में मीठे पानी का गड़ा। और चांदन नलकूप कहाँ है भैया? जैसलमेर। नाम आ गया जैसलमेर, ऐसे ही बोल दो। 1155 ईस्वी के अंदर, यानी कि 12वीं सदी के अंदर जैसल भाटी ने इसको बसाया था, जैसलमेर को। खैर, मैं जोड़ने का प्रयास करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं आपसे, आज मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये बात आप आराम से गांठ बांध लेना। अगर मैं राजस्थान की कला संस्कृति आपको पढ़ा रहा हूं और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उस राजस्थान की कला संस्कृति के अगर किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरी कॉपी को आप संभाल के रख लेना। मेरी कॉपी में से 15 क्वेश्चन आएंगे। सर, ये जादू कैसे हो जाएगा? तो विशेषकर मैं बताना चाहूंगा, 10 क्वेश्चन कला संस्कृति के आएंगे। इसके अलावा चाहे मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, चाहे मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, जो अदर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, मैं कोरिलेट करके पढ़ाता हूं, तो वो 5 क्वेश्चन और आ जाएंगे। मेरी कॉपियों को बढ़िया तरीके से संभाल के रखना। पूरी राजस्थान की कला संस्कृति में आपको निःशुल्क कराऊंगा, शानदार तरीके से कराऊंगा, और आप मेरे साथ जुड़े रहें। वापिस जुड़ते हैं, अपन टॉपिक में आते हैं। हम अभी जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं भैया, हल्का सा देखने का प्रयास करना। हम पढ़ रहे हैं श्री महावीर जी का जैन मंदिर। और आप जानते हो दोस्तों, श्री महावीर जी कौन है? जैनों के 24वें तीर्थंकर और जैन समुदाय के वास्तविक संस्थापक। कौन से स्थान पर है श्री महावीर जी का जैन मंदिर? कहां पे है? श्री महावीर जी करौली में। करौली के अंदर जगह है श्री महावीर जी। और श्री महावीर जी का पुराना नाम क्या था? चांदन नाम। तो चांदन आ गया, इसीलिए मैंने यहां लिखा दिया चांदन नलकूप का है जैसलमेर में। और चांदन नलकूप का अन्य नाम क्या है? थार में मीठे पानी का घड़ा। तो मैं अब जोड़ी हुई कुछ बातें एक दो और कर लेता हूं, हल्का सा सुनना। मंदिर को कहीं नहीं जाना, मंदिर नहीं पढ़ेंगे हम। मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? यही नोट में लिख लेना आप, रेगिस्तान का जल महल। जल महल, तो भैया याद रखना, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का जल महल कहते हैं भैया बाटाडू का कुआं। बाटाडू का कुआं। और आप जानते हो दोस्तों, ये बाटाडू का कुआं कहां पड़ता है? बाड़मेर में। दिमाग में रखना दोस्तों, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो याद रखना बाटाडू का कुआं। लेकिन आपसे पूछ ले दोस्तों, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? अब कोरिलेट करूंगा मैं तो, जल महलों की नगरी। तो आपको दिमाग में रखना है दोस्तों, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? जल महलों की नगरी कहते हैं भैया डी को, जो कि आप जानते हो भरतपुर से अलग होके एक नया जिला बन गया है। अब डी आ गया, इसीलिए मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, फवारों की नगरी किसे कहते हैं? तो आपको दिमाग में रखना है दोस्तों, फवारों की नगरी। तो दिमाग में रखना दोस्तों, फवारों की नगरी भी किसे कहते हैं? डी को। और ये वही डी है जो भरतपुर से अलग होकर एक नया जिला बन गया। तो देखो, अभी हम जुड़ी हुई बात कर रहे हो, क्योंकि हम रेगिस्तान में जा चुके हैं, धोरों की धरती में जा चुके हैं, इसीलिए हमने लिखा रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बाटाडू का कुआं। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डी को। फवारों की नगरी किसे कहते हैं? डी को। लेकिन आपसे पूछ ले भैया, जल महल, केवल अगर पूछ ले जल महल ये कहां स्थित है, तो आपको बताना है भैया आमेर में। और आमेर जगह आप जानते हो दोस्तों कहां पड़ती है? जयपुर में। तो दिमाग में रखना दोस्तों, जल महल पूछ ले सीधा सीधा तो कहां है दोस्तों? आमेर, जयपुर में। जल महलों की नगरी पूछ ले तो कौन सा है? डी। फवारों की नगरी पूछ ले तो कौन सा है? डी। रेगिस्तान का जल महल पूछ ले तो कौन सा है? बाटाडू का कुआं। सर, ये बीच में ये कहां से चीजें आ गई? तो मैं आपको वापस कनेक्ट करता हूं। देखो, हम पढ़ रहे हैं श्री महावीर जी का जैन मंदिर, जो कहां है? चांदन गांव में। और चांदन नलकूप कहां है? जैसलमेर में। और ध्यान रखें, चांदन नलकूप को क्या कहते हैं? थार में मीठे पानी का घड़ा। मतलब हम रेगिस्तान में जा चुके हैं। तो लगे हाथ ही मैंने रेगिस्तान की बात कर ली। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बाटाडू का कुआं। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डी को। फवारों की नगरी किसे कहते हैं? डी को। और जल महल कहां है दोस्तों? आमेर, जयपुर में। अब मैं नया पन्ना लेके आगे की बात करता हूं, आप समझने का प्रयास करें। अभी तक हमने केवल दो ही बातें की है। एक तो जो हम पढ़ रहे हैं अभी दोस्तों, श्री महावीर जी का मंदिर। श्री महावीर जी कौन है? जैनों के 24वें तीर्थंकर। और उनका मंदिर कहां है? आप जानते हो दोस्तों, मंदिर कहां है? चांदन गांव। और चांदन गांव कहां पड़ता है दोस्तों? करौली में। ऐसे ही मैं बात करता हूं, वो जो मंदिर है, मंदिर कौन सी नदी के किनारे है, ये दिमाग में रखना। तो ये जो श्री महावीर जी का मंदिर है, ये दोस्तों गंभीर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? गंभीर। अब दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे। और दिक्कत क्या हो जाएगी? एग्जामिनर भी बड़ा शातिर होता है,
वो ये पूछेगा श्री महावीर जी का जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे है, और पहला ऑप्शन ही देगा गंभीरी नदी। वापिस सुन ले, गंभीरी नदी। गंभीरी नदी अलग है, गंभीर नदी अलग है। ऐसे ही याद रख लें, गौतम गंभीर दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली की साइड में क्या है, करौली। तो दिमाग में रखना, करौली के अंदर जो नदी है उसका नाम क्या है, गंभीर नदी। और इसी गंभीर नदी के किनारे कौन सा मंदिर है, श्री महावीर जी का मंदिर। लेकिन अब मेरे से रहा नहीं जाएगा, मैं यही बात कर लेता हूं दोस्तों। गंभीर से हटके मिलती जुलती एक नदी है जिसका नाम है दोस्तों गंभीरी नदी। ये जो गंभीरी नदी है, मैं इसकी बात कर लेता हूं दोस्तों। ये गंभीरी नदी प्रवाहित होती है, तो दिमाग में रखना दोस्तों, गंभीरी नदी प्रवाहित होती है। ये कहां प्रवाहित होती है, लगे हाथ ये पर बात कर लेते हैं। तो गंभीरी नदी जो प्रवाहित होती है वो प्रवाहित होती है भैया चित्तौड़ में। कहां प्रवाहित होती है भैया, चित्तौड़ में। लेकिन ये जो गंभीरी नदी है, ये दोस्तों किसकी सहायक नदी है, ये भी पता होना चाहिए आपको। किसकी सहायक, हालांकि आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट दे दो ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो। किसकी सहायक है, तो आप जानते हो दोस्तों, एक नदी है आयड़। और दोस्तों इसी आयड़ नदी को और क्या कहते हैं, बेड़च नदी। और ये भी लगे हाथ में बात कर दूं, ये जो आयड़ या बेड़च नदी है, ये खुद किसकी सहायक है, तो ये नदी जाके मिलती किसमें है, बनास में। वही बनास नदी, मैं बोल देता हूं मौखिकली, वही बनास नदी जिसे वन की आशा नदी कहते हैं, जिसे वर्णासा नदी कहते हैं, जिसे गुरु वशिष्ठ की नदी कहते हैं। वही बनास नदी जिसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी से। याद रखने के लिए मैं ऐसे कहता हूं, खम्मा गणी बन्ना, खम्मा गणी बन्ना, खम्मा गणी बन्ना। खम्मा मतलब खमनोर की पहाड़ियां, और बन्ना मतलब बनास नदी। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में है, वहां से निकलती है बनास नदी। लेकिन मैं लगे हाथ की बात कर लूं, इस बनास की जो सहायक नदी है आयड़ नदी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गोकुंडा की पहाड़ियां उदयपुर में, वहां से निकलती है आयड़ नदी। और दोस्तों ध्यान कर लें, उदयपुर में उदय सागर झील से पहले इसका नाम होता है आयड़, और उदय सागर झील के बाद इसका नाम होता है बेड़च। वही आयड़ या बेड़च नदी जिसके किनारे आहाड़ नामक सभ्यता स्थल है। अब मैं बातें करता रुकूंगा नहीं, लेकिन वो टॉपिक आएगा तो उस टाइम ही मैं बातें करूंगा, ज्यादा अभी बीच में नहीं करूंगा। तो जोड़ने का प्रयास करें। अभी हम देख रहे हैं श्री महावीर जी का मंदिर, जो कहां है दोस्तों, चांदन गांव करौली में। किस नदी के किनारे है, गंभीर नदी के किनारे। और मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो श्री महावीर जी का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माता कौन था, तो दिमाग में रखना दोस्तों, इस मंदिर का जो निर्माता है उसका नाम है दोस्तों अमरचंद बिलाला। याद रखना दोस्तों, श्री महावीर जी का जैन मंदिर है जो चांदन गांव करौली में है, गंभीर नदी के किनारे है। इस मंदिर का निर्माता कौन है, अमरचंद बिलाला। वही बात, क्या करूं ऑलरेडी मैं हूं आदत से मजबूत, नाम आ गया अमरचंद। मैं यही बात करूंगा दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करना। एक नाम जरूर सुना होगा आपने, अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया नाम आ गया, इसीलिए मैं बात करूंगा। अब थोड़ा सा ऐसे, हमेशा मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना कहूंगा, आप मेरी तरह से को रिलेट करके पढ़ाई स्टार्ट कर दें। आपको नौकरी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, नौकरियां आपके पीछे भागेगी। बिलीव करें, विश्वास करें, और ऐसा करके देखें। 2-3 महीने मेरे साथ ऐसा करके देखें, आपको अंतर महसूस हो जाएगा। हाँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं। इतने दिन पढ़ाई नहीं कर रहे थे, इतने दिन केवल बांच रहे थे। अब पढ़ाई करने का प्रयास करें। और मैं हमेशा कहता हूं, पढ़ाई वह नहीं है जो खुली किताबों के साथ की जाए, पढ़ाई तो वह है जो बंद किताबों के साथ की जाए। अगर आपने अभी श्री महावीर जी का मंदिर पढ़ लिया है ढंग से, तो लिख लेना, नोट बना लेना, उसके बाद में उस कॉपी को अलग रख देना, और फिर रफ कॉपी के अंदर अपने मन से सोच के लिखना। और लिखोगे कैसे, कौन है, उसके बाद क्या लिखोगे, मंदिर कौन से स्थान पर है, फिर क्या लिखोगे, कौन सी नदी के किनारे, फिर क्या लिखोगे, निर्माता, और फिर ऐसे ही विशेषता देख लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं, वापिस देखना, अमरचंद बांटिया ये कौन है, तो आप जानते हो दोस्तों, ये है 1857 की क्रांति के भामाशाह। राजस्थान में 1857 की क्रांति के भामाशाह अगर आपसे पूछ ले, तो ध्यान करना दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति का भामाशाह पूछ ले तो वो कौन है, अमरचंद बांटिया। दोस्तों ऐसा इन्होंने क्या किया था, तो आप जानते हो दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता देने वाले हमारे राजस्थानी क्रांतिकारी थे, उनका नाम क्या था, अमरचंद बांटिया। और इन्हीं अमरचंद बांटिया को आपको पता होगा पेड़ से लटका के और अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। तो ध्यान करना दोस्तों, हमारे राजस्थान में 1857 की क्रांति के पहले अमर शहीद, पहले वीर जो शहीद हुए, उनका नाम क्या है, अमरचंद बांटिया। इसीलिए याद रखना, राजस्थान में 1857 की क्रांति के भामाशाह भी कौन है, अमरचंद बांटिया। और मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, हल्का सा देखें,
ऐसे ही दोस्तों ध्यान करना, जब नाम आ गया 1857 की क्रांति का भामाशाह, वो कौन है? अमरचंद बांटिया, और ये भी है अमरचंद बिलाला। तो एक मैं बात और कर लेता हूं, हल्का सा देखना दोस्तों। एक है अमरचंद, अमरचंद नाम आ गया अमरचंद, इसीलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूं, तो दिमाग में रखो दोस्तों, अमरचंद नामक चित्रकार, अमरचंद नामक चित्रकार। तो मैं लगे हाथ ही बात कर लेता हूं। ये जो अमरचंद नामक चित्रकार है, देखो कनेक्ट ऐसे कर लोगे ना, फिर पढ़ाई में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं बात कर लेता हूं, ये जो अमरचंद नामक चित्रकार है, तो ध्यान करना दोस्तों, अमरचंद नामक चित्रकार दरबारी, ये किसका दरबारी था? तो आपको पता होगा दोस्तों, किशनगढ़ का एक राजा था जिसका नाम था सावंत सिंह, और वो अपने आप को नागरी दास कहता था, भगवान कृष्ण का दास कहता था। तो ये किसका दरबारी है? तो दिमाग में रखें दोस्तों, सावंत सिंह, सावंत सिंह उर्फ नागरी दास, नागरी दास। ये अपने आप को दोस्तों भगवान कृष्ण के दास कहते थे, नागर के दास कहते थे। सावंत सिंह राठौर, आप जानते हो दोस्तों, राजपूताना में 3 राठौरों की रियासतें थी, एक जोधपुर, एक बीकानेर और एक किशनगढ़, और किशनगढ़ के ये राजा हैं सावंत सिंह और नागरी दास। इन्हीं के दरबार में रहने वाला एक चित्रकार था जिसका नाम क्या था? अमरचंद। और मैं इसी की बात करता हूं, ये जो अमरचंद है, इसका प्रमुख चित्र, गारंटी के साथ कहता हूं, आप आगे भी पुराने पेपर उठा के देख सकते हो, पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अमरचंद नामक जो चित्रकार है, आगे चित्रकला शैली में और पढ़ लेंगे, इसका प्रमुख चित्र कौन सा है? तो इसका प्रमुख चित्र है चांदनी रात की संगोष्ठी, चांदनी रात की संगोष्ठी। सर ये क्या है? तो दिमाग में रखें दोस्तों, संगोष्ठी का मतलब क्या होता है? बच्चे कई तो ये नहीं समझ पाते। तो संगोष्ठी का मतलब होता है दोस्तों पार्टी। आप खुद सोचें दोस्तों, एक ऐसा चित्रकार जिसने, ध्यान करना दोस्तों, एक ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसमें कुछ लोग हैं जो दोस्तों अलाप तप रहे हैं, यानी कि खीरे तप रहे हैं, आग लगाई हुई है उसको तप रहे हैं। एक तरफ ध्यान कर ले दोस्तों, मजाक में कह रहा हूं ऐसे, एक तरफ ध्यान कर ले, कुछ दोस्त बैठे हैं, और ध्यान करना दोस्तों, बोतल वोटल, नमकीन, प्याज, सलाद वलाद, और पार्टी कर रहे हैं। और साइड में एक तरफ डीजे चल रहा है, और डीजे पे गाना चल रहा है, रात को 2:30 बजे फिर कोई शहनाई बजे। ऐसे ही ध्यान कर लिया दोस्तों, तुम्हारा मूड चेंज हो गया, गाना भी चेंज कर लिया, और तुम ध्यान करना दोस्तों, इन गाना, सेकंड नंबर गाना चला रहे हो, इन आंटियों ने कह दो पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। तो ये भैया ध्यान कर ले, रात में पार्टी चलने वाला, सारे टिमटिमा रहे हैं, चंदा मामा निकला हुआ है, ऐसा एक चित्र बनाया। आप खुद सोचें, इतना सुंदर चित्र बनाने वाला जो चित्रकार है वो अमर नहीं हो जाएगा? तो दिमाग में रखना दोस्तों, चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र किस चित्रकला शैली का? किशनगढ़ चित्रकला शैली का। और उसका प्रमुख चित्रकार कौन है? जिसका नाम है अमरचंद। देखो अमरचंद, अमरचंद कितने हो गए। हम पढ़ रहे हैं अभी श्री महावीर जी का मंदिर, जो कि दोस्तों चांदन गांव करौली में है। किस नदी के किनारे है? आप बता सकते हो, गंभीर नदी के किनारे है। और दोस्तों उस मंदिर का निर्माता कौन है? अमरचंद बिलाला है। तो अमरचंद बांटिया कौन है? 1857 की क्रांति के भामाशाह है। मेरा आपसे सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कौन था? राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कौन था? वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। मैं आता हूं टॉपिक में, आप देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करें। हाँ, थोड़ा लंबा भी हो रहा है, लेकिन मतलब जो मुझे इंपॉर्टेंट बात लगती है ना, मैं छोड़ नहीं सकता, बस बात वही है। देखो हम अभी जो पढ़ रहे हैं, वापिस जुड़े, इधर देखें, हम जो पढ़ रहे हैं वो हम ये पढ़ रहे हैं दोस्तों, श्री महावीर जी का जैन मंदिर। कौन है ये? जैनों के 24वें तीर्थंकर, और आप जानते हो जैनों के वास्तविक संस्थापक श्री महावीर जी का जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों? श्री महावीर जी नामक जगह है करौली में। श्री महावीर जी का प्राचीन नाम क्या है? चांदन गांव। तो चांदन नलकूप कहाँ है? जैसलमेर में। इसे क्या कहते हैं? थार में मीठे पानी का घड़ा। तो अब आपको पता होना चाहिए, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बाटाडू का कुआं। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डीको। खवारों की नगरी किसे कहते हैं? डीको। और लेकिन पूछ ले जल महल कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों? आमेर, जयपुर में। इसके बाद में हमने दोस्तों देखा है श्री महावीर जी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? गंभीर नदी के किनारे। तो ये हमने और चर्चा कर ली। गंभीरी नदी कहां प्रवाहित होती है? चित्तौड़ में। किसकी सहायक नदी है? आयड़ या बेड़च नदी की। आयड़ या बेड़च खुद किसकी सहायक नदी है? बनास की। खैर जो भी हो, अभी हम जो पढ़ रहे हैं श्री महावीर जी का मंदिर, उसका निर्माता कौन है? अमरचंद बिलाला। अमरचंद बिलाला, याद रह जाएगा। अब मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूं श्री महावीर जी की, ध्यान करना। ये जो मंदिर है, इस मंदिर में मेला कब भरता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहां मेला भरेगा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी या चैत्र शुक्ल तेरस कह दूं मैं, दिमाग में रखना, शॉर्ट में लिख देता हूं। चैत्र माह के चांदने पखवाड़े की जो तेरस आती है,
और ये चैत्र शुक्ल 13 को ही मेला क्यों बढ़ता है? क्योंकि इस दिन क्या है दोस्तों? महावीर जयंती। महावीर जयंती दिमाग में रखना दोस्तों। जो मेरा पहले क्वेश्चन था महावीर जयंती कब आती है, उसका आंसर इसी वीडियो में तुम्हें मिल गया है। खैर दिमाग में रखें। ये जो मेला है, इस मेले का आकर्षण क्या है? लोगों को ऐसी क्या चीज आकर्षित करती है? मेले का आकर्षण तो हल्का सा देखने का प्रयास करना। श्री महावीर जी के मंदिर में जो मेले का आकर्षण है वो क्या है दोस्तों? जिनेंद्र रथ यात्रा। जिनेंद्र रथ यात्रा दोस्तों यहाँ पे ध्यान कर लें दोस्तों, श्री महावीर जी के मंदिर में जो मेला भरता है वहां पे जिनेंद्र रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें रथ पे वहां जो एसडीएम होते हैं वो बैठते हैं और इस रथ को शुभारंभ करने के लिए, इसकी शुरुआत करने के लिए फीता है जो चमार जाति के किसी व्यक्ति से कटवाया जाता है। तो कुल मिला के सांप्रदायिक सौहार्द की बात यहाँ पे देखने को मिलती है। खैर हम अभी पढ़ रहे थे जैन मंदिर, और जैन मंदिर में जो हमने मंदिर पढ़ा उसका नाम क्या है? श्री महावीर जी का जैन मंदिर। बीच में बहुत सारी बातें हो गई इसलिए मैं शॉर्ट में वापस बात करता हूँ। हल्का सा देखो दोस्तों, श्री महावीर जी का जैन मंदिर। ये जो श्री महावीर जी का जैन मंदिर है इसमें दो ही बातें याद रखनी है। एक तो देखो दोस्तों स्थान, तो तुम जानते हो दोस्तों स्थान कहाँ है, आप आराम से बता सकते हो। और ये स्थान है दोस्तों चांदन गांव। इस चांदन गांव को वर्तमान में क्या कहते हैं? श्री महावीर जी, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? करौली। अगर आपसे पूछ ले श्री महावीर जी का जो मंदिर है दोस्तों ये कौन सी नदी के किनारे है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों गंभीर नदी के किनारे है। गंभीर ही अलग है। और दोस्तों इस मंदिर का निर्माता आपसे पूछ ले तो वो निर्माता कौन है, तो आप बता सकते हो दोस्तों निर्माता है अमरचंद बिलाला। अमरचंद बिलाला। अमरचंद बिलाला। और दोस्तों ये मैंने वापिस इसलिए लिखा है तुम कनेक्ट हो जाओ। और यहाँ मेला कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल 13 को, जो कि महावीर जयंती है। और दोस्तों मेले का आकर्षण क्या है? जिनेंद्र रथ यात्रा। मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। हम अभी जैन मंदिर पढ़ रहे थे और एक बार जोड़ने का प्रयास करना। अभी तक हमने जो जैन मंदिर पढ़े हैं आप देखने का प्रयास करें कौन से पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा था तुमने देलवाड़ा का जैन मंदिर, और तुम जानते हो दोस्तों देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही। इसके बाद तुमने पढ़ा था दोस्तों रणकपुर का जैन मंदिर, और आप जानते हो दोस्तों रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ है? पाली में, मथाई नदी के किनारे। महाराणा कुंभा के शासनकाल में बना था। बनाया किसने था? धरणसा या धन्ना सेठ ने बनाया था। 1439 में बनाया था और उसका प्रमुख शिल्पी कौन था? देपाक था। और ये रणकपुर का जैन मंदिर है, इसे चौमुखा जैन मंदिर भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऋषभ देव की 4 मुख वाली प्रतिमा है। दोस्तों इसमें आप जानते हो दोस्तों मंडप कितने हैं? 24 है। शिखर कितने हैं? 84 है। और खंबे कितने हैं? 1444 खंबे हैं। और इसका प्रमुख शिल्पी देपाक था। ये आपने पढ़ा था। इसके बाद में आपने ध्यान करना दोस्तों और मंदिर कौन सा पढ़ा था? और पढ़ा था तुमने वर काणा का जैन मंदिर, जो भी कहाँ है? पाली में है। इसके अलावा तुमने और कौन सा पढ़ा था? और पढ़ा था मुछाड़ा महावीर मंदिर, और ये मुछाड़ा महावीर मंदिर भी कहाँ है दोस्तों? पाली में है। इसके अलावा तुमने पढ़ा था दोस्तों फालना का स्वर्ण मंदिर, मेरे हिसाब से तुम्हें याद होगा। और ये जो फालना का स्वर्ण मंदिर है ये दोस्तों कहाँ पे है? ये भी पाली में है। अगर तुम जुड़े हुए हो सही कनेक्ट, तो दिमाग में रखना ये सारे के सारे जैन मंदिर हैं और ये कहाँ है? पाली में। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। इसके बाद तुमने पढ़ा है दोस्तों भांडासार का जैन मंदिर। आपको आराम से याद होगा दोस्तों ये जो भांडासार का जैन मंदिर है ये दोस्तों कहाँ पे है? बीकानेर में है। वही मंदिर जिसकी नींव में सैकड़ों मण घी डाला गया। ये पढ़ा था हमने कल भांडासा का जैन मंदिर। और मैं बात करूं दोस्तों ऐसे ही छोटे मोटे कोई एक दो जैन मंदिर और पढ़े होंगे हमने, तो उनमें मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। अभी जो हमने जैन मंदिर पढ़े हैं वो कौन से पढ़े हैं? एक तो हमने पढ़ा है दोस्तों नाकोड़ा जैन मंदिर। आप जानते हो दोस्तों नाकोड़ा जैन मंदिर कहाँ है? बालोतरा में। नाकोड़ा जैन मंदिर कहाँ है? बालोतरा। अभी जो हमने पढ़ा है। और इसके अलावा दोस्तों एक जैन मंदिर हमने और पढ़ लिया है और वो हमने पढ़ा है दोस्तों श्री महावीर जी का जैन मंदिर। श्री महावीर जी का जैन मंदिर। महावीर जी का जैन मंदिर। और मेरे हिसाब से तुम्हें याद होगा श्री महावीर जी का जैन मंदिर कहाँ है? चांदन गांव करौली में। शायद हमने यही जैन मंदिर पढ़े होंगे, और भी कोई होगा तो आप देखना। और इसके आगे वाले जो जैन मंदिर हैं हम उनकी भी चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल।